हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 ब्रिटिश प्रशासन नीतियाँ और प्रभाव के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं दोहरा शासन प्रबंध से क्या आशय है। तो दोहरा शासन प्रबंध क्या होता है? जब दो शासक एक ही सत्ता को एक साथ चलाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? दोहरा शासन प्रबंध कहते हैं। तो अब हम दोहरे शासन प्रबंध में बंगाल के बारे में जानते हैं कि बंगाल में दोहरा शासन प्रबंध क्या था। तो बक्सर युद्ध के बाद कंपनी ने मुगल सम्राट शाह आलम के साथ इलाहाबाद की क्या की संधि कर ली गई। तो इसके अनुसार क्या हुआ कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी के अधिकार कंपनी को यानी ब्रिटिश सरकार को मिल गए। तो दीवानी का अधिकार क्या होता है? दीवानी क्या होती है? दीवानी वह न्यायालय होता है, न्यायालय यानी कोर्ट जिसे हम कहते हैं, वह न्यायालय जिसमें संपत्ति या अर्थ संबंधी व्यवहारों या मुकदमों का विचार या निर्णय होता है, उसे क्या कहते थे? दीवानी कहते थे। तो दोहरा शासन मैंने आपको बता दिया, दो शासक एक सत्ता का एक साथ संचालन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? दोहरा शासन या दो शासन कहते हैं। तो हम जिस दोहरे शासन में पढ़ रहे हैं बंगाल के बारे में, बंगाल में दो शासन या दोहरे शासन के बारे में। तो बक्सर युद्ध के बाद कंपनी ने मुगल सम्राट शाह आलम के साथ इलाहाबाद की क्या कर ली? संधि कर ली, जिसके अनुसार बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी के अधिकार कंपनी को या ब्रिटिश कंपनी को मिल गए। तो वो दीवानी का अधिकार आप समझ गए, मैंने आपको बताया है। दीवानी के अधिकार मिल जाने से कंपनी का बंगाल के समस्त राजस्व पर अधिकार हो गया। तो अब ये न्यायालय का अधिकार किसको मिल गया? ब्रिटिश सरकार को। तो अब बंगाल के समस्त राजस्व का अधिकार किसका हो गया? ब्रिटिश का, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हो गया। उसके बाद क्या होता है? बंगाल के नवाब निजामुद्दौला ने बंगाल के निजामत के अधिकार भी कंपनी को सौंप दिए गए। बंगाल के नवाब ने क्या किया है? बंगाल के निमाजत के जो अधिकार थे वो भी किसको सौंप दिए? कंपनी को सौंप दिए। किंतु कंपनी इतना बड़ा उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन कंपनी क्या इतने सारा भार या उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेने के लिए तैयार नहीं थी। वह केवल सेना तथा कोष पर अपना अधिकार रखना चाहती थी। वे केवल ब्रिटिश जो कंपनी थी किस पर? सेना पर और उनके कोष यानी खजाने पर अपना अधिकार रखना चाहती थी। इस समय बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था जब दोहरा शासन चालू हुआ। वह जानता था कि कंपनी के पास अभी इतनी शक्ति नहीं है कि वह एक साथ दीवानी तथा निजामत के कार्य को देख सके। अब उसने क्या सोचा कि हमारे पास इतनी शक्ति तो है नहीं है कि हम एक साथ बंगाल की सेना, कोष या निमाजत के कार्य को भी देख सके। तो क्लाइव ने काफ़ी सोच विचार करने के बाद निमाजत का कार्य संबंधी किस पे छोड़ दिया? नवाब पर छोड़ दिया, और दीवानी का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया। ब्रिटिश कंपनी ने क्या किया? निमाजत का कार्य किस पे? नवाब पर छोड़ दिया, और दीवानी का कार्य किसने ले लिया? कंपनी ने अपने अधिकार में ले लिया। निजामत अर्थात शासन करना, शांति व्यवस्था तथा भ्रा आक्रमण से सुरक्षा देखना किसको सौंप दिया? ये कार्य नवाब को सौंप दिया। और फौजदारी का कार्य बंगाल के नवाब के पास रह गया। तो फौज का कार्य किसके पास रह गया? बंगाल के नवाब के पास रह गया। राजस्व भूमि कर वसूल करने के लिए कंपनी ने रजा खां, भूमि का जो राजस्व यानी कर होता था उसे वसूल करने के लिए कंपनी ने किसको? रजा खां और सिताब राय को नियुक्त किया। रजा खां को बंगाल और सिताब राय को बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया गया। प्राप्त राजस्व में से निजामत का व्यय यानी खर्चा, जो आय आती थी उसमें से निजामत का यानी भाई का जो नवाब काम देखता था उसका खर्चा, बंगाल के नवाब का खर्चा और खुद बंगाल के नवाब का खर्चा मुगल सम्राट को पेंशन के रूप में देने के बाद शेष जो राशि बचती थी वो ब्रिटिश कंपनी अपने कोष में क्या करती थी? जमा करती थी।
इस प्रकार बंगाल की शक्ति कंपनी तथा नवाब के बीच विभक्त हो गई। इस प्रकार बंगाल की जो शक्ति थी वो कंपनी यानी ब्रिटिश कंपनी और नवाब के बीच क्या हो गई, विभक्त हो गई। दोनों ने एक ही सत्ता को एक साथ दो शक्तियाँ संचालन करने लगीं। इसी को बंगाल का दोहरा शासन प्रबंध कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, बंगाल का दोहरा शासन प्रबंध कहा जाता है। यानी कि मैंने आपको बताया दोहरा शासन प्रबंध यानी एक ही सत्ता को दो शासकों द्वारा संचालन करना क्या कहलाया जाता है, दोहरा शासन प्रबंध किया जाता है। अब हम देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट एवं पिट इंडिया एक्ट के प्रमुख प्रावधान क्या थे। देखिए रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान, रेगुलेटिंग एक्ट में अनेक प्रावधान किए गए। इस एक्ट के द्वारा एक नया प्रशासनिक ढांचा खड़ा किया गया। इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया, एक नया प्रशासनिक यानी प्रशासनिक गतिविधियां या ढांचा तैयार किया गया। अभी तक बंगाल, मद्रास एवं मुंबई की प्रेसिडेंसी स्वतंत्र थी। अभी तक क्या था, बंगाल, मद्रास एवं बम्बई की प्रेसिडेंसी क्या थी, स्वतंत्र थी। इस अधिनियम द्वारा उनकी स्वतंत्रता क्या समाप्त कर दी गई। बंगाल का गवर्नर बम्बई तथा मद्रास का भी गवर्नर जनरल बना दिया गया। जो बंगाल का गवर्नर था उसे मद्रास एवं बम्बई का भी गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद, जिसे क्या कहा जाता है, कौंसिल। 4 सदस्यों की एक परिषद को क्या कहा जाता है, कौंसिल बनाई गई। गवर्नर जनरल को सैनिक तथा असैनिक शासन का स्वामी बनाया गया। गवर्नर जनरल था उसे सैनिक तथा असैनिक शासन का स्वामी बनाया गया। इसे युद्ध एवं संधि करने के अधिकार दे दिए गए। उसे युद्ध और संधि दोनों करने के अधिकार दे दिए गए। गवर्नर जनरल और उसकी परिषद पर संचालक मंडल का नियंत्रण रखा गया। गवर्नर और उसकी परिषद पर किसका, संचालन मंडल का नियंत्रण रखा गया। इस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसी यानी रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। एक्ट के अनुसार कंपनी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ऊंचा वेतन दिया जाने लगा। रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार कंपनी के अधिकारियों को, कंपनी कौन थे, ब्रिटिश कंपनी के अधिकारियों को ऊंचा वेतन दिया जाने लगा और उनके द्वारा उपहार, भेंट आदि लेने तथा व्यक्तिगत व्यापार करने पर रोक लगा दी गई। और जो कंपनी थी ना, पहले अपने मन से व्यापार करती थी या किसी राजाओं से भेंट लेती थी, तो उन पे क्या कर दी गई, रोक लगा दी गई और उन्हें ऊंचा वेतन दिया जाने लगा। इस प्रकार रेगुलेटिंग एक्ट बता दिया गया। अब हम देखते हैं पिट इंडिया एक्ट के प्रमुख प्रावधान क्या थे। पिट इंडिया एक्ट की विशेषताएं। अब देखिए रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करने के लिए, जो रेगुलेटिंग एक्ट चला था ना, उसमें क्या बहुत सारे दोष या कमियां थी, तो उन्हें दूर करने के लिए कंपनी के भारतीय क्षेत्रों में प्रशासन को कुशल तथा उत्तरदायित्वपूर्ण बनाने एवं भारत स्थित कंपनी के कार्य क्षेत्र व कार्य प्रणालियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से सन 1784 ईस्वी में ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट ने पिट इंडिया एक्ट पारित कराया। अब देखिए भारत स्थित कंपनी के कार्य क्षेत्र तथा कार्य प्रणाली आदि पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विलियम पिट ने सन 1784 ईस्वी में एक कानून पारित कराया जिसको पिट इंडिया एक्ट कहा जाता है। अब हम देखते हैं पिट इंडिया एक्ट की कुछ विशेषताएं कि उसकी क्या क्या विशेषताएं थी। तो इस एक्ट ने कंपनी के मामलों और भारत में उसके प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार को अधिकाधिक नियंत्रण का अधिकार दे दिया। नवीन कानून के अनुसार 6 सदस्यीय नियंत्रण मंडल की स्थापना की गई। नए कानून बनाने के लिए 6 सदस्यों का नियंत्रण करने के लिए एक मंडल की स्थापना की गई। इसका कार्य निर्देशक मंडल और भारत सरकार को आवश्यक परामर्श देना था।
भारत सरकार को आवश्यक परामर्श देने का कार्य था तथा उनकी कार्यप्रणाली पर नियंत्रण रखना था। और भारत सरकार की कार्यप्रणाली पर नियंत्रण रखना था। भारत के शासन, सेना तथा लगान संबंधी मामलों पर 6 सदस्यीय नियंत्रण मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल का नियंत्रण कायम किया गया। भारत की सेना तथा लगान संबंधी मामलों पर भारत की सेना तथा लगान संबंधी मामलों पर 6 सदस्यों की जो नियंत्रण मंडल टीम बनाई गई थी, जिसे क्या कहा गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का नाम दिया गया। तो ये क्या करती थी, भारत के लगान और सेना संबंधी कार्यों पर अपना नियंत्रण रखती थी। बोर्ड को भारतीय प्रशासन के संबंध में निरीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण संबंधी विस्तृत अधिकार दिए गए। तो इसी प्रकार रेगुलेटिंग एक्ट एवं फिट इंडिया एक्ट के प्रमुख प्रावधान मैंने आपको बता दिए। अब हम देखते हैं स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था क्या थी। सन 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने कंपनी की आय बढ़ाने तथा उसमें स्थिरता लाने लाने के लिए बंगाल, उड़ीसा व बिहार में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। इस व्यवस्था में जमींदारों को भूस्वामी मान लिया गया। क्या मान लिया गया, भूस्वामी मतलब उनकी भूमि का स्वामी मान लिया गया। भूमि पर उनका वंशानुगत अधिकार हो गया। अब भूमि पर उनका क्या हो गया, वंशानुगत अधिकार यानी इनके बाद इनके जो जमींदार थे उनके बाद उनके बेटे और उनके बाद उनके बेटे, मतलब उनका वंशानुगत, जैसे जैसे उनका वंश बढ़ता जाएगा तो उनके जो आने वाले वंशज होंगे उनका अधिकार होता चला गया। चेन्नई और मद्रास क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। लागू की गई। इसमें भूमि जोतने वालों को भूस्वामी माना गया। इसमें जो व्यक्ति भूमि को जोतता था उनको ही भूस्वामी माना गया। इससे कंपनी सीधे कर लेती थी। तो जो भूस्वामी थे, जो भूमि को जोतते थे, उनसे वो कंपनी यानी ब्रिटिश कंपनी सीधे क्या लेती थी, कर लेती थी। लगान न देने पर किसानों का भूमि से अधिकार समाप्त कर दिया जाता था। अब कंपनी कर लेने लगी। अगर उस समय वो भूस्वामी यानी भू जोतने वाला कर नहीं देता था तो उसका अधिकार क्या कंपनी समाप्त कर देती थी। इस व्यवस्था से कृषि उत्पादन बहुत घट गया। अब इस व्यवस्था के चलते क्या हुआ, कृषि उत्पादन कैसा हो गया, बहुत अधिक घट गया। किसानों पर अत्याचार बढ़ गया और किसानों पर क्या होने लगा, अत्याचार होने लगा। किंतु सरकारी राजस्व में भारी वृद्धि हुई। किंतु क्या हो, सरकारी राजस्व में मतलब सरकारी कर में, सरकारी कोष में क्या हुई, भारी वृद्धि हुई। अवध क्षेत्र में महलवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। यह जमींदारी व्यवस्था का सुधार रूप था। ये क्या था, जमींदारी व्यवस्था का एक अच्छा यानी सुधारक रूप था। इस व्यवस्था में प्रत्येक महल गांव के लिए एक निश्चित किया गया। इस व्यवस्था में प्रत्येक महल व गांव के लिए एक कर निश्चित किया गया। यानी अपनी मनमानी ढंग से नहीं, उन्हें एक निश्चित कर स्थित कर दिया गया कि आपको बस इतना ही कर देना, इससे ज़्यादा या कम नहीं देना। अंग्रेजी भू राजस्व नीति के परिणाम स्वरूप जमीन आसानी से एक व्यक्ति के हाथों से दूसरे व्यक्ति के हाथों में बेची जा सकती थी। जमीन पर स्वामित्व प्राप्त होने से लोगों का आकर्षण जमीन की ओर बढ़ने लगा। कुटीर उद्योग विनाश के कगार पर थे। अब जो छोटे छोटे उद्योग थे वो किसके कगार पर थे, विनाश के कगार पर थे। क्यों थे, क्योंकि छोटे छोटे लघु उद्योग किससे चलाए जाते हैं, कृषि से चलाए जाते हैं। लेकिन जब रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई तो कृषि क्या हुई, धीरे धीरे घटती चली गई। किसानों पर कर्ज का बोझ बढ़ गया। सूखे और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के चलते किसानों की दशा और भी शोचनीय या परेशान या चिंताजनक हो गई। जमीन को हस्तांतरण योग्य बनाकर और उसका बंटवारा करके विखंडित कर दिया गया। जमीन को हस्तांतरण योग्य यानी एक हाथ से दूसरे हाथ पर बेचने के लिए बनाकर और उसका बंटवारा और विखंडित कर दिया गया। इसे ही हम क्या कहते हैं, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था
कहते हैं। अब आप समझ गए, दोहरा शासन यानी एक ही सत्ता को एक साथ दो शासन द्वारा चलाया जाना दोहरा शासन कहलाता है। रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ तो उसमें जो दोष पाए गए उसका निवारण करने के लिए पिट इंडिया एक्ट बनाया गया। स्थायी बंदोबस्त क्या था? स्थायी बंदोबस्त किसानों से मतलब जो भूमि जोतने वाले होते थे उन्हें भूस्वामी बना दिया गया और उनसे ब्रिटिश कंपनी सीधे क्या लेने लगी? कर लेने लगी। इसे हम क्या कहते हैं? स्थायी बंदोबस्त कहते हैं। अब हम देखते हैं इस ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियां एवं उसके क्या दुष्परिणाम हुए। तो ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियां, भारत में कंपनी के शासन की स्थापना के साथ ही अंग्रेजों ने समय समय पर नई नई आर्थिक नीतियां अपनाई थी। कंपनी जब भारत आई थी तो उसकी स्थापना के साथ अंग्रेजों ने समय समय पर नई नई और आर्थिक नीतियां क्या करी थी? अपनाई थी। इन आर्थिक नीतियों के कारण व्यापार, वाणिज्य, उद्योग धंधों तथा भू राजस्व प्रणाली और कृषि व्यवस्था में अनेक बदलाव आए थे। अंग्रेजों ने अपने हितों में जो नीतियां अपनाई थीं उनसे भारतीय अर्थव्यवस्था का परंपरागत ढांचा चरमरा गया था, यानी कमजोर पड़ गया था। भारतीय कृषि, उद्योग तथा व्यापार पर ब्रिटिश की आर्थिक नीतियों का अत्यंत बुरा प्रभाव पड़ा। अब भारत में अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में अधिकांश जनसंख्या कहाँ निवास करती है? गांवों में निवास करती है। जनता स्वयं अपनी जीविका पर निर्भर थी। जनता किस पर निर्भर थी? कि अपनी जीविका यानी जो वो कमा रहे थे आजीविका पर निर्भर थी। ग्रामीण लोग अधिकांशतः खेती किसानी का काम किया करते थे। किसान अपनी फसल का एक निश्चित भाग लगान के रूप में अपने स्वामी जमींदार या शासक ब्रिटिश कलेक्टर को देता था। राज्य सामान्यतः गांव के पटेल के या प्रधान के माध्यम से लगान वसूलते थे। ग्रामीणों के निश्चित अधिकार थे जिसके तहत उन्हें भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता था। भारत में कंपनी के शासन की स्थापना के साथ ही अंग्रेजों ने अपने अधिकारों भारतीय लगान वसूलकर्ताओं के माध्यम से पुरानी व्यवस्था को जारी रखा। अंग्रेज अधिकारियों द्वारा लगान वसूलते समय किसानों को प्रताड़ित भी किया जाता था। तो ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियाँ क्या थीं? केवल किसानों को किसी न किसी किसानों से अधिक लगान वसूलना या उनकी ज़मीन हड़पना या उन्हें परेशान करना। भू राजस्व आता है, वो भू राजस्व जो आता है वो भी है ना, जो मैंने आपको स्थायी बंदोबस्त में बताया, वो भी ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों के अंतर्गत आता है। अब देखिए, ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियाँ मैंने आपको बता दी हैं। भू राजस्व इनकी आर्थिक नीतियों के अंतर्गत आता है, लेकिन उसके क्या दुष्परिणाम निकले? इस सरकारी नीतियों का घातक परिणाम यह निकला कि इसके चलते कुटीर उद्योग, दस्तकार और शिल्पकार पतन के गर्त में चले गए। धीरे धीरे वो वहाँ से हटते चले गए। प्रारंभिक तौर पर इन शिल्पकारों और दस्तकारों द्वारा तैयार किए गए माल को विदेशों में बेचकर लाभ कमाते थे। ये प्रारंभ में क्या होता था? ये ब्रिटिश है ना, इन्हीं शिल्पकारों दस्तकारों का तैयार किए हुए माल को बेचकर माल कमाते थे, विदेशों से माल कमाते थे। इसकी मांग ब्रिटिश बाजारों में बढ़ती गई। अब इनकी मांग, इनके जो वस्तु बनाते थे उनकी मांग क्या ब्रिटिश बाजारों में बढ़ती गई, जिसका असर अंग्रेजी उद्योग पर पड़ने लगा। अब पहले तो उनने क्या करा, अंग्रेजों ने जो दस्तकार और शिल्पकार थे जो वस्तु बनाते थे उसे विदेशों में बेचा। तो अब विदेशी वस्तुओं को आकर्षित हुए, लेकिन वो क्या वहाँ से ये स्थायी बंदोबस्त से शिल्पकार और दस्तकार पतन की गर्ग में चले गए, तो उनका माल भी बनना बंद हो गया। लेकिन बाजारों में उनकी माल की क्या मांग बढ़ने लगी, जिसका असर अंग्रेजी उद्योगों पर पड़ने लगा। उनके समक्ष अस्तित्व का प्रश्न खड़ा हो गया। इसी के चलते ब्रिटिश सरकार ने भारतीय वस्त्रों के प्रयोग एवं व्यापार पर प्रतिबंध
लगा दिया। इसी के चलते ब्रिटिशों ने भारतीय व्यापार और भारतीय वस्त्रों पर क्या प्रतिबंध लगा दिया। अब हम देखते हैं ब्रिटिश शासन द्वारा किए गए सुधारों के क्या उद्देश्य थे। अब ब्रिटिश शासन ने जो सुधार कार्य किए, जो अच्छे कार्य किए, तो उनके उद्देश्य क्या थे। सन 1835 में सरकार ने भारतीयों को यूरोपीय साहित्य और ज्ञान विज्ञान की शिक्षा देने का निर्णय लिया। इसके तहत अंग्रेजी सरकार द्वारा खोले गए कुछ स्कूलों में अंग्रेजी को माध्यम बनाया गया। धीरे धीरे शिक्षा का प्रसार भारत में बढ़ता गया। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के फलस्वरूप भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग का उदय हुआ। इस कारण कंपनी की नौकरियों में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीयों को अवसर मिला। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्राप्त भारतीयों और शेष भारतीयों के बीच क्या दूरियां बढ़ती चली गईं। अंग्रेजों के संपर्क में आने वाले भारतीय आधुनिक शिक्षा, ज्ञान विज्ञान, स्वतंत्रता, समानता, जनतंत्र, राष्ट्रीयता, शिष्टता, क्रांतियां और आधुनिक विचारों के संपर्क में आ गए। छापाखाना और संचार माध्यमों में आए परिवर्तनों के चलते उन्हें विश्व में हो रहे प्रमुख घटनाक्रमों, आविष्कारों एवं जन विकास की योजनाओं से परिचित होने के अवसर मिल गए। तो इसी प्रकार ब्रिटिश शासन के किए गए सुधारों कार्यों का, तो ब्रिटिश शासन ने क्या किया कि अंग्रेजी शिक्षा को अपनी प्रथम शिक्षा बनाया शिक्षा के स्तर पर। वो चाहते थे कि अधिकतर भारतीय ना अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करें और हमारा सहयोग करें। लेकिन इसका उल्टा क्या हुआ कि उन्हें जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, उन्हें ना छापाखाना और संचार माध्यमों में आए परिवर्तन, उसके बाद में विश्व में हो रहे प्रमुख घटनाक्रमों का उन्हें क्या ज्ञान होता चला गया। आविष्कारों और जन विकास की योजनाओं से वो क्या हुए परिचित होने लगे। तो इसी प्रकार वो अंग्रेजों के क्या हो गए विरोधी हो गए। तो ठीक है बच्चों, आज हमने पढ़ा पार्ट 2 ब्रिटिश प्रशासन, नीतियाँ और प्रभाव के बारे में। मैंने आपको बता दिया है। अब इसी प्रकार आपका होमवर्क है कि आपको अपनी बुक में सही विकल्प पर टिक करना है, खाली स्थान को भरना है। अति लघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के आंसर अपनी नोटबुक में साफ राइटिंग में और अच्छे अक्षर बनाकर काम कंप्लीट करके और ग्रुप में होमवर्क सेंड करना है। थैंक यू।